उन्हें फिक्र होती है, उन्हें गुस्सा आता है। वो कह रहे थे कि देश में जहर घुल चुका है, यानी हिंदुस्तान में जहर घुल चुका है। लेकिन आज वही नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि जो लोग भारत की धरती पर बैठकर तालिबानी वैशियों की वापसी का जश्न मना रहे हैं, वो भी कम खतरनाक नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि नसीरुद्दीन शाह के इस कथन से, इस वक्तव्य से का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और पूरे देश में इसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने उन तमाम लोगों को सच का सामना करवा दिया है, आईना दिखा दिया है, जो तालिबान को बधाई दे रहे थे, तालिबानी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान के पूरे घटनाक्रम ने उन तमाम लोगों को भी आईना दिखा दिया है जो पूरी आजादी के साथ हिंदुस्तान में बैठकर डर की दुकान चला रहे थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तालिबानी चीयर लीडर्स को आईना। और आज नसीरुद्दीन चचा ने जो बात कही है वो वाकई सही है। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का यह बयान उन तमाम लोगों के लिए आईना है जो भारत में तालिबानी सोच लागू करने का कभी न पूरा होने वाला ख्वाब देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर ताली बजा रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नसीरुद्दीन शाह साहब के इस बयान को इसका स्वागत करता हूं। इनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। पूरा देश ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता है जो तालिबानी विचारधारा हिंदुस्तान में उसको समर्थन करते हों। उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। हालांकि 2018 में यही नसीरुद्दीन शाह हिंदुस्तान में अपने बच्चों को लेकर काफी फिक्रमंद थे। वो कह रहे थे कि देश में जहर घुल चुका है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। सवाल है, क्या अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता ने सबकी आंखें खोल दी? लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है। जरा सुनिए ओवैसी का ये ताजा बयान। तो तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बगैर दूध की चाय पिलाई? इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए, आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है। उधर तेजस्वी यादव देश में तालिबान की नई परिभाषा बता रहे हैं। आरजेडी ने उनका एक बयान ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं, देश में दो तरह का तालिबान है, एक सरकारी तालिबान और एक संघी तालिबान। ये दोनों ही देश में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, ना कि कट्टरपंथता से। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या नसीरुद्दीन शाह के आईना दिखाने के बाद भारत में तालिबान के पैरोकारों की सोच बदलेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तालिबानी चीयर लीडर्स को आईना। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तालिबानी प्रेमी ब्रिगेड को आईने का विश्लेषण। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है और विश्लेषण क्या है। गुट तालिबान का धोल पीटने वाले लगातार बेनकाब हो रहे हैं। इस देश में एक माहौल बना कि ये गुट तालिबान है, तालिबान 2.0 है। दुनिया भर के लिबरल ने बोला ये तालिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और भारत के लिबरल वर्ग ने तो और ज्यादा खुल के बोला ये तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये पहले से बहुत अलग है। लेकिन क्या अलग है? मां बहनों के साथ वहां पर जो सलूक हो रहा है, शायद टेलीविजन स्क्रीन पर उसको दिखाना भी मुश्किल है। ये सत्य है, और जब सत्य के तथ्य हो तो डंके की चोट पे बोलना चाहिए व्यूअर्स। और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और कू ऐप पर आप अपनी राय बदस्तूर दीजिए। बड़ा आवश्यक है आप अपनी राय को रखें। तालिबानी क्रूरता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। धर्म के नाम पर किसी के भी अधर्म को समर्थन करना उचित नहीं है। जिस तरह से इस तालिबान को ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा था, इस तालिबान को आजादी के लड़ाके कहा जा रहा था, बेसिकली यह आतंकवादी है। यह आतंकवादी है, और यह आतंकवादी इसलिए है क्योंकि यह वैशी है। जो नसीरुद्दीन शाह ने शब्द बोला, मैं उसका पुरजोर पहली बार समर्थन करता हूं कि ये लोग वैशी हैं, और जो इनका समर्थन करते हैं ना, उनकी वैशी सोच भारत के अंदर बहुत खतरनाक है। इन्हें पहचानिए। और जो तालिबान पर बोलने से बच रहे हैं, ढके छुपे घूम रहे हैं मोहल्लों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उन लोगों को भी पहचानिए। नसीरुद्दीन शाह ने 2018 में भारत में जहर का माहौल बताया था, यह आपके समक्ष है। लेकिन जहर कहां है वो हमें दिखाई दे रहा है। क्या तालिबानी क्रूरता को देखकर सबकी आंखें अब लगातार खुल रही हैं? मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जाने माने अभिनेता शहजाद खान है, ये अजीत जो आते थे उनके सपुत्र भी हैं, इनका एक परिचय ये भी है। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता हैं शांति की पार्टी के, पीस पार्टी के। हालांकि इन्होंने बहुत जिसे कहते हैं फूल मालाएं लेके समर्थन किया था तालिबान का। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सहरा शाह हलीम है, वैसे तो पैरलिस्ट है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की भतीजी भी है, उनका भी अभिनंदन है। सहरा शाह हलीम, जो आपके चचा जान ने बोला है वो वाकई सत्य बोला है, और ये सत्य पता होना लोगों को बड़ा जरूरी है। और क्या आपको लगता है भारत के अंदर कुछ लोग तालिबान का जो समर्थन करते हैं, आपके चचा जान ने उनको आईना दिखा दिया है? देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बातों का पूरा सहयोग करती हूँ, क्योंकि कट्टरपंथी जो सोच है वो हानिकारक है, चाहे वो किसी भी समाज से उभरे, चाहे वो इस्लामिक समाज से उभरे या किसी और समाज से उभरे। और हर एक जिम्मेदार जो नागरिक है उसको कट्टरपंथी के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि तालिबान में जो हो रहा है ये बहुत ही एक दरिंदे जिसे कहते हैं, बहुत ही एक कट्टरपंथी एक सोच है। और अभी अगर कोई जो लोग अगर सोच रहे हैं कि, और ये तालिबान अपॉलोजिस्ट बन रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया गुड तालिबान, बैड तालिबान, तो मैं उन लोगों को याद दिला देती हूँ कि कुछ गुड तालिबान, बैड तालिबान की बात नहीं है। सिर्फ जो तालिबान पॉइंट 2 है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली थोड़े एडवांस हो गए होंगे, लेकिन रवैया, सोच, दकियानूसी, कट्टरपंथी वही है। जी। तो अगर एक तबका भी, मैं तो सबसे पहले एक और चीज़ बोल रही हूँ अजय जी, कि यहाँ पे कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ शख्स समर्थन कर रहे हैं जी, जो तालिबान समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने वालों की मैं फोटो चला रहा हूँ, जमीयत उलेमा हिंद समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो सोचिए आप। अच्छा सुनिए, बढ़ता हूं मैं आगे। इसके अलावा समर्थन करने वालों की तस्वीरें मैं चला रहा हूं। जमीयत उलेमा हिंद के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उनका क्या बयान था? हिंदुस्तान में भी कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। सोचिए, समर्थन करने वाले में कौन है? समाजवादी पार्टी के सांसद समर्थन करने वाले में कौन है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये एक सामने आपके बैठे हुए हैं, पीस पार्टी के। और सिर्फ नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके। नसीरुद्दीन शाह ने बोला आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को, व्यूअर्स को जरा सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए, आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म, मॉडर्निटी
चाहिए या पिछली सदियों का वैशीपन? ये सवाल उन्होंने खड़ा करा है नसीरुद्दीन शाह ने। इस बात ये उन्होंने एक ब्रॉडर डिबेट को ओपन करा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि भारतीय मुसलमान को सोचना चाहिए वो किस तरफ खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी एक चुनौतियां हैं आगे। बिल्कुल, अगर कोई भी दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज्म का सहयोग देगा किसी भी कोने में, मतलब विश्व के, ये बहुत ही शोचनीय है। यानी भारत में तो अब हर एक इंसान को, हर एक की हवा में तो नसीर साहब को जहर नहीं दिख रहा है ना, 2018 में तो दिख रहा था। देखिए सबसे पहले एक बार बात बता रही हूँ अमित जी, उस वक्त भी वो गलत नहीं थे, अभी भी वो गलत नहीं है। तो लिंचिंग्स अगर हो रही हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है अगर कोई कंडेम कर रहा है लिंचिंग्स को। तो अगर उस स्टेटमेंट को मिसकॉन्स्ट्रू करा जा रहा है वो शोकनीय है। उस बार भी गलत नहीं थे, इस बार भी गलत नहीं है। तो हर कोई 2 साल बाद पता लग गया जहर कहाँ घुला हुआ है। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, शादाब चौहान के पास में चलता हूं। 40 सेकंड शादाब चौहान, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। शादाब चौहान, वहशीपन के समर्थन में आप कैसे हो सकते हैं? जी, एक हिंदुस्तानी मुसलमान वहशीपन के समर्थन में कैसे हो सकता है? ये नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, जो आपके आइडियोलॉग हैं। अमीश जी, हम लोग मानवता के चीयर लीडर हैं। हम लोग न्याय, देश हित और देश के नागरिकों के हित और देश की सुरक्षा के हित को सर्वोपरि रखते हैं। हमने इसीलिए कहा था कि देयर शुड बी डिस्कशन। और दीपक मित्तल साहब ने जब बात की है वहां के लोगों से, तो हमने कहा कि हमारे नागरिक कैसे वापस आए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मिस्टर शादाब चौहान, डिस्कशन क्या होनी चाहिए? तालिबान औरतों के साथ रेप करना है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तालिबान लोगों की गर्दनें उड़ा रहा है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तालिबान के वहशीपन पर डिस्कशन होनी चाहिए या कंडेम होना चाहिए? 30 सेकंड और 40 सेकंड। अमीश जी, इस हिंदुस्तान के अंदर वहां क्या हो रहा है ये वो मामला है, लेकिन मेरे देश के अंदर लोग नफरत के चीयर लीडर हैं, लोग बलात्कार के चीयर लीडर हैं, जो लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं या मॉब लिंचिंग के चीयर लीडर हैं, जिनको नफरत की चीयर लीडर पहनाई जाती हैं। तिरंगा यात्रा नफरत की चीयर लीडर और तालिबान को शॉल उड़वाना, तालिबान की तारीफ करना प्यार की चीयर लीडर है। सावरकर के चीयर लीडर हैं या गोडसे के चीयर लीडर हैं, या गोडसे के चीयर लीडर हैं सर, या राबिया जो दिल्ली पुलिस की को किसी ने ग्लोरीफाई करा है। वीर सावरकर की आप बात मत करिए, वीर सावरकर के बारे में आपको कुछ आता पता नहीं है। ठीक है, देखिए विषय पे रहिए, भागे मत। नसीरुद्दीन शाह ने जो आईना दिखाया उस पर आप क्या कहते हैं? नसीरुद्दीन शाह ने जो आईना दिखाया है, मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं। नसीरुद्दीन शाह ने जो आपको आईना दिखाया है उस पर आप क्या कहते हैं? मुझे नसीरुद्दीन शाह साहब या किसी के आईने की जरूरत नहीं। मेरे देश के संविधान ने जो अधिकार दिए, हम संघर्ष करेंगे। हो सकता है उन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है उन्होंने क्या बात कही है इसका जवाब वो देंगे। हमारे लिए देश के हित, देश के नागरिकों, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है पर्सनली नसीरुद्दीन शाह ने आपसे सवाल पूछा। उनका सवाल आपसे ये है, आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों का वैशीपन? जवाब दीजिए इस बात का। हमें हर मुसलमान को नहीं, हर मानव को एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा चाहिए, जिसलिए आज हमने कन्वेंशन बुला के, तो निजाम मुस्तफा तो है तालिबान के अंदर कि जो मानवता के आपने कहा था ना कि निजाम मुस्तफा का शासन आ गया, तो उस निजाम मुस्तफा के शासन के अंदर मुसलमान से डर के मुसलमान भाग के आ रहा है। आप धर्म के नाम पर भेदभाव, दुनिया भर में चला जा रहा है मुसलमान, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में नहीं रहना चाह रहा। धर्म के नाम अरे सर, ये डर की जो दुकान चला रखी थी ना, इसका ढोल फट गया। ये जो डर की दुकान चला रखी थी आपने, आपके सहयोगियों ने भी और शाह साहब ने भी, उसका ढोल फट गया पूरी तरह से। धर्म के लोगों के साथ। ठीक है, ओके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बात जाती है तो कहते हैं दूर तलक जाती है, और नसीरुद्दीन शाह इस बात को दूर तलक लेके गए। उनके शब्द बहुत हैं, मैंने पीछे का हिस्सा बताया, मैं शुरुआत का हिस्सा बताता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है। इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वैश्यों की वापसी पर जश्न मनाना। यह अपने आप में एक ब्रॉडर बात है, और उसके आगे उन्होंने जो बोला वो मैंने बताया। डॉक्टर त्रिवेदी, बीजेपी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो कुछ भी बोला है, भले ही उनके पहले विचार कुछ और थे और आज विचार बदले हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि
जो अभी शादाब चौहान बोल गए उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। मैं सिर्फ पहले एक दो पॉइंट बता के बात शुरू करता हूं। सबने देखा कि टेलीविजन के स्क्रीन के ऊपर एंकर के पीछे बंदूक लेके खड़े हुए लोग, और उसके बाद फ्रीडम स्पीच के चैंपियन चुप। महिला एंकर्स को पकड़ पकड़ कर बाहर कर दिया गया और कह दिया गया कोई जरूरत नहीं टीवी पे आने की। याद करिए वो सीन, वो भारत की महिलाएं गई थी ग्लोबल सीईओ ऑफ ट्विटर के पास, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। आज तालिबानी पैट्रियार्की पे मुंह में दही जम गया। चलो भाई वहां कुछ ना बोलो। जिन लोगों ने यहां बैठ के उसका समर्थन किया, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, सज्जाद नोमानी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अरे धरना प्रदर्शन न करो तो एक बयान तो दे दो कि ये क्या बोल रहे हैं, चाहे जमाते उलेमा वाले व्यक्ति हो। मगर इसके बावजूद सारी की सारी चुप। अभी देखिए शादाब चौहान के मुंह से एक बात निकल गई, निजाम मुस्तफा। जनाब निजाम मुस्तफा तो अफगानिस्तान में है, फिर ये आईएस खुरासान और तालिबान किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पंजशेर वैली का नॉर्दर्न अलायंस, आईएस के तालिबान, तीनों तो मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? यमन में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? सीरिया और इराक में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? पाकिस्तान में काहे बात के धमाके फटते हैं, किस बात की लड़ाई है भाई? तो जहां निजाम मुस्तफा है, सबसे ज्यादा जान के लाड़े तो वहीं पड़े हुए हैं। अब इन्होंने कहा, कितना बड़ा आरोप लगा दिया नसीरुद्दीन शाह जी के ऊपर कि साहब हो सकता उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में बयान दिया हो। तो मैं साहब एक व्यक्ति का नाम कोट कर रहा हूं, बयान जो ना सियासी हैं ना भारत के हैं, भाजपा संघ तो छोड़ दीजिए, उनका नाम है मार्क टेली, जो भारत में पत्रकारिता के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। बीबीसी के पत्रकार रहे, एशिया के 26 साल हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने 2019 22 सितंबर को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि भारत के मुसलमान सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। और क्यों लिखा? उन्होंने कहा इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं हजरत निजामुद्दीन के एरिया में रहा, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। 26 साल दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, पर भारत है, यहां के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते। भूल जाइए हिंदू मुसलमान। शादाब चौहान, मैं आपको चुनौती देता हूं, एक कोई इस्लामिक देश बताइए जहां सारे के सारे फिरके पाए जाते हो इस्लाम के, सिवाय हिंदुस्तान के। और आज बताइए, हम सूफी मत की बात करते हैं जिसको बड़ा गौरवशाली व्यवस्था बताई जाती है इस्लाम की। सूफियों एक वाक्य पूरा कर लूं। सूफियों के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। अब बताइए अफगानिस्तान में कितने बचे, पाकिस्तान में कितने बचे, और तो छोड़िए कश्मीर घाटी में कितने बचे? वहीं बचे जहां पर कि हिंदू मेजॉरिटी में, जहां भारतीय संस्कृति बची हुई है। वरना मैं कह रहा हूं, बता दीजिए कोई एक देश बताइए जहां 72 के 72 फिरके हो, और एक कोई जगह बता दीजिए भारत के अंदर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए हो और चारों फिरके सूफी मतों के पाए जाते हो। बता दीजिए, बताइए शादाब चौहान, 30 सेकंड आपके पास बताने के लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। ओके। सुधांशु जी जितने परिपक्व व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, इतिहास की बड़ी जानकारी उनको है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का मीनिंग नहीं जान पाए, समझ नहीं पाए। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इट्स नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न है कि मेरा वो हिंदुस्तान जिसके लिए मैंने ठुकरा दिया जिन्ना की आइडियोलॉजी को, जिसके लिए मैंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया, जो मेरा वतन है, इस वतन को सींचा लहू से मैंने है, उस पर आज मुझसे क्वेश्चन करते हो सुधांशु जी। ये मेरा देश है, मैं ब्रिगेडियर उस्मान बनता हूं, टीपू सुल्तान बनता हूं, वीर अब्दुल हमीद बनता हूं और इरफान पठान बनता हूं, तो हैट्रिक लेकर के दिखा देता हूं, कभी AR रहमान भी बन जाता हूं। लेकिन निजाम मुस्तफा का मतलब धर्म में परिवर्तित करा देना नहीं है। निजाम मुस्तफा का मतलब है बेटियों को बिना भेदभाव के न्याय दिला देना। निजाम मुस्तफा का मतलब है तालिबान में कौन सा निजाम मुस्तफा है जिसका आपने स्वागत किया था? बिल्कुल आपने बोला आपको भारत की बात करनी चाहिए, तो तालिबान में जब सबसे पहले ये वहशी दरिंदे आए तो स्वागत करने के लिए आप क्यों गए? सवाल होगा आपसे। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप बोलिए 30 सेकंड के अंदर। लेकिन फिर क्या आप नहीं बता पाए कि 72 के 72 फिरके किस मुल्क में मिलते हैं, किस मुस्लिम मुल्क में मिलते हैं, वो आप नहीं बता पाए। वो बताइएगा, इंतजार रहेगा, कार्यक्रम के आखिर तक भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। 72 के 72 फिरके किस मुल्क में मिलते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। करोड़ देवताओं की पूजा होती है, मेरा भारत है, मेरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आपने अपनी वक्तव्य को रखा। जहां अलग अलग जी मैं अभी हर विषय पे आ रहा हूँ। ओके, आपने अपनी बात को रखा। अभी अम्बेडकर कहां से बीच पे आ गए? तालिबान के बीच में अम्बेडकर कैसे आ गए? अम्बेडकर का क्या काम है इस विषय पे? अब अपनी बात को रखिए। एक सेकंड। मुंह में अम्बेडकर की बात करते हो और स्वागत तालिबान का करते हो, इसलिए अम्बेडकर जी की बात मत करो आप। ओके,
सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, इन्होंने दो पॉइंट कहता हूं। एक तो उन्होंने कहा हम तो महिलाओं की बराबरी की बात करते, तो आज शादाब चौहान कहते हैं आज से 4 बीबी का जो फरमान है उसको मैं खत्म करता हूं, और तलाक का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए, जैसे बाकी कम्युनिटीज में हम लोग क्या डाइवोर्स पुरुष भी दे सकता है, स्त्री भी। और जब मेहरम हमने खत्म किया तो आपने विरोध क्यों किया था, ट्रिपल तलाक का विरोध, चलो वो छोड़ दीजिए, आज ये 2 चीजें घोषित कर दी है। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि देशभक्ति, इसमें कौन सवाल उठा रहा है? तो आज मुझे बता दीजिए कि कौन सा भारत का वह सैन्य अधिकारी था जिसने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये फला जंग जब तक जीत नहीं लूंगा तब तक महाराणा प्रताप की तरह पलंग पे नहीं जमीन पे सोऊंगा। ये मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं। कौन सी लड़ाई के लिए, किस जगह को जीतने के लिए किस अधिकारी ने यह कसम खाई थी, नाम बताइए आप। शादाब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही स्पष्टता के साथ, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं आपको, एक चीज स्पष्टता से कह दूं। 72 फिर के कहां पे है, ये आप अधिकारी महिलाओं कौन है? के जवाब। अधिकार की बात कर रहे हैं तो अरे सुन तो, जो पहले क्वेश्चन के टर्न बाय टर्न आ रहा हूं, अब परेशान ना होइए। सुधांशु जी ने सवाल किया कि महिलाओं के अधिकार की बात है तो कही आजादी। सर हमारे यहां खुला होता है, उसमें अलाउड है, लेकिन आप पढ़े नहीं है। आपने निजाम मुस्तफा जिस दिन पढ़ लिया, मैं आपको एक किताब भिजवा रहा हूं सुधांशु भाई, मैं आपको पर्सनली भिजाऊंगा, और उस किताब को जब आप पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे मैं भी निजाम मुस्तफा चाहता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप मानवतावादी व्यक्ति हैं, आप अत्याचारी नहीं हैं, और हमारे यहां पर सती प्रथा में अत्याचार नहीं हो सकता। और हम कहते हैं कि बेटियों के साथ कोई भी व्यक्ति अगर दुराचारी है जी जी तो जी, उसके खिलाफ सुधांशु आप अपनी बात को रखिए। ब्रिगेडियर उस्मान, ठीक है सुधांशु, आप अपनी बात को रखिए। उसके बाद मैं शहजाद खान के पास जाऊंगा और सुबुई खान के पास जाऊंगा। हाँ, देखिए, मैं दोनों बातों का पहले उत्तर दे देता हूं। मैंने जिन अधिकारी की बात कही थी वो थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने अक्टूबर 1947 में जब झांकड़ का क्षेत्र हम पाकिस्तान से हार गए थे तो उन्होंने महाराणा प्रताप की कसम खाई थी जब तक दोबारा जीत नहीं लूंगा मैं जमीन। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम मैंने ले लिया। भैया आने तो दीजिए, ब्रिगेडियर उस्मान को, अरे भैया आने तो दीजिए। अरे मुझे, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मैं डिस्टर्ब नहीं किया। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम आप पहले लिए थे इसीलिए मैंने बोला। आप बताइए ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी कसम कब तोड़ी थी? बोलिए। ब्रिगेडियर सुन तो लीजिए। अब मुझे जवाब ब्रिगेडियर उस्मान के मुझे जवाब दे नहीं, आप अपने टर्न पे। अरे ठीक है, दीजिए, ठीक। अरे भाई, अब अपने टर्न पे बोल रहे हैं तो बेटर रहेगा। आप बोले, मैं एकदम शांति सुनता रहा। अब मैं बोल लूं, उसके बाद आपका टर्न है, आपको जो बोलना हो तब बोलिएगा। अब मैं बताता हूं, मार्च 1948 में जब हम दोबारा झांकड़ जीते हैं तब ब्रिगेडियर उस्मान ने पलंग के ऊपर सोए हैं। आप पूछिए शादाब चौहान से, ब्रिगेडियर उस्मान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे। कितनी बार गए सेक्युलरिज्म के सूरमा ब्रिगेडियर उस्मान के घर? बताइए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की वर्षगांठ 2015, कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा गए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके घर कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा गए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए? याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में, बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में, और अफजल गुरु के नमाजे जनाजा में, मगर कलाम साहब के नमाजे जनाजा में नहीं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पर नहीं। और जो कश्मीर में भी अभी हमारे कई सैनिक शहीद हुए जिसमें मुस्लिम भी थे, बताइए इंस्पेक्टर अयूब पंडित के घर कौन गया? औरंगजेब के घर पे कौन गया? कर्नल फैयाज के घर पे कौन गया? बताइए। यही मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ अपराधी और आतंकवादी किस्म के मुस्लिमों के साथ खड़े होकर मुस्लिम समाज की भावना को उससे जोड़ने का प्रयास करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए। एक से एक वहां पर वतन परस्त पैदा हुए, उसके नाम पे कभी कुछ नहीं करना, सिर्फ आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना। और जो आपने बात कही, एक वाक्य और कह दूं, आपने कहा कि हमारे यहां ये नहीं होता, हमारे यहां वो नहीं होता, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारी संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जहां भगवान की कल्पना में भी स्त्री को स्थान दिया गया है। हमारे यहां भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा गया है। आप बताइए, दुनिया में चुनौती देता हूं कोई संस्कृति जहां भगवान में स्त्री का स्थान हो। भगवान है सिर्फ पुरुष, देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ओनली एंड ओनली मैस्कुलिन एलिमेंट। हमारे यहां है अर्धनारीश्वर और देवी और विष्णु, एक पुरुष एक स्त्री और दूसरा अर्धनारीश्वर है, और वो ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कविता का शब्द और भाव जो कालिदास ने लिखा है, वागार्थम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, अर्थात जगत के पिता पार्वती परमेश्वर का वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार जुड़ा है जैसे कविता का शब्द और उसका भाव। अब बताइए, आप जो आप कह रहे थे, मुझे बताइए कहीं पर ऐसा जहां इतनी बराबरी दी गई हो गॉड के कॉन्सेप्ट में महिला और पुरुष को।
जी, मैं आपको मौका दूंगा शादाब अपनी बिल्कुल। अपने टर्न पे बोलने का। काफी देर हो गई। अब मेरे साथ सुबुई खान भी है, मेरे साथ शहरा शाह हलीम भी है और मेरे साथ शहजाद खान भी है। शहजाद खान, जो कुछ नसीरुद्दीन शाह ने बोला वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में जो तालिबान के चीयर लीडर्स हैं वो क्या भारत के मुसलमान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है कि इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और आप लोगों को जम के एक्सपोज करना चाहिए? भाई, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को, उनके पूरे परिवार को। लॉस्ट अ वेरी गुड यंग बॉय सिद्धार्थ शुक्ला हमारा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब अता फरमाए। और अब आते हैं आपके जवाब पर। आज नसीर भाई ने, जो आप दिखा रहे थे, जो नसीर भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हमें हमारे देश के साथ सबसे पहले हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जिस देश में रहो उसके साथ वफादारी करो। जब जिस देश के लोग, जिसका नाम अफगानिस्तान है, उस देश के लोग तालिबान का नाम सुन के बेचारे प्लेनों के ऊपर चढ़ रहे, वहां से गिर रहे, जो देश के लोग उनसे इतना नफरत करते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात सोचे या उनके बारे में पॉजिटिविटी की बात करे। और जितना भी आपने मुझे अभी दिखाया अमीश, जितने भी लोग उनके फेवर में बोल रहे थे, तालिबान के फेवर में, वो मोस्टली पॉलिटिशियंस थे। ये पॉलिटिशियंस यही पॉलिटिक्स करते हैं, इनका यही काम है करना। नहीं, सज्जाद नोमानी पॉलिटिशियन नहीं है। खुशी हुई डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी। जी, ये सज्जाद नोमानी पॉलिटिशियन नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बाबा नहीं है तो बन जाएंगे, लेकिन आज मुझे पॉलिटिशियन नहीं है। मैं चलो नहीं है, लेकिन उनके ख्यालात तो वैसे, लेकिन आज मुझे देखकर वो उनके ख्यालात है। हमें उन ऐसे लोगों के ख्यालातों को सप्रेस करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप किसी भी आतंकवादी मिलिट्री उसको नहीं, क्योंकि एक चीज हमें सबको याद रखना चाहिए कि जो चाहे मौलाना हो चाहे पंडित हो, उनकी जगह मस्जिदों में है, मंदिरों में है, सियासी जगहों पे उनका कोई लेना देना नहीं है। सियासत के लिए सियासतदान बने हैं, पॉलिटिशियंस बने हैं। पॉलिटिशियंस ही जो है वो देश को आगे ले जाते हैं और देश को पीछे ले आते हैं। यहाँ इस देश में तो मदरसों से बड़ी चीजें चलती हैं कि नहीं चलती? क्या करिएगा उन भाई, मदरसों से बड़ी चीजें चलती है, तो वो सब चीजों को तो बच्चों को यही मौलाना मदरसों में पढ़ाते हैं, यही मौलाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो बच्चे फिर भविष्य बनते हैं, भविष्य में क्या बनते हैं वो सबके सामने। अगर मौलाना किसी बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यही लोग तो डर की दुकान चला रहे थे शहजाद भाई। यही तो पिछले 5 साल में बोल रहे थे कि डर है, डर है, डर है। ऐसे लोगों को सख्त, भाई डर तो, मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, प्रॉब्लम आप लोग के साथ ये है कि आप अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, अचानक आप लोग पास में चले जाते हैं। अब आप आज नसीर भाई की आज की इंटरव्यू क्लिपिंग दिखा रहे थे, फिर आप पास में चले गए कि उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले। लेट अस टॉक अबाउट द पास्ट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। जो बीत गया, देखिए हमारा पास्ट जो है, हम चाहे कितने भी रईस हो, खरीद नहीं सकते। इतिहास को भूल के प्रेजेंट में भी नहीं रह पाएंगे। इतिहास को भूल अगर हम इतिहास को नहीं रह पाएंगे, इतिहास भी जरूरी है। अच्छा बाबा, नहीं, मैं आपकी बात, बट हमें प्रगति के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? हमें हमारे देश को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। आज मुझे देखकर कितनी खुशी हुई कि डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी इतना इस्लाम के बारे में जानते हैं, कितनी नॉलेज है उनको। आई वॉज सो हैप्पी डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी को देख के कितनी नॉलेज है उनको। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हिंदुस्तान के जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसके साथ पूरा हमें वो सपोर्ट करना चाहिए। हम चाहे हम मुसलमान हो या किसी भी, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। सुबुई खान, आपने सुना जो बात पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बोली, जो शहजाद जी ने बोली, जो डॉक्टर त्रिवेदी ने भी बोली, और जो शहरा शाह हलीम ने भी बोली। क्विकली रिस्पॉन्ड। जी, एक ब्रॉडर डिबेट खोली है नसीरुद्दीन शाह ने। हमारी एब्सोल्युटली आई अप्रिशिएट दैट। देखिए अमीश, हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छा महावाक्य है हमारे वेदों का, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मेरे अंदर, आपके अंदर और हम सभी के अंदर एक ब्रह्म बैठा है जो हमें सही और गलत में फर्क करना बताता है। हम लोग किसी डर के कारण या फिर लालच के कारण या फिर अपनी बिरादरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सच का साथ नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपराध को और आतंकवाद को मौन समर्थन देते हैं।
नसीरुद्दीन शाह जी ने पास्ट में जो भी स्टेटमेंट्स बोली, आज मैं उनकी स्टेटमेंट का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने अपने अंदर की उस डिवाइन आवाज को सुना और उसको मुखर होके आगे आके बोला भी। पूरे विश्व के मुसलमानों को ये मनन करने का समय आ गया है अमीश, ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर ये नंगा नाच हो रहा है। मैं 2 लाइनों में अपनी बात बोलना चाहती हूँ, सारे मुसलमानों को ये प्रिंट आउट करके अपने घरों में पेस्ट कर लेना चाहिए। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये इस्लाम का काला इतिहास हमें जानना पड़ेगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। इस्लाम और इस्लामिक स्टेट में फर्क समझिए। निजाम मुस्तफा की बात कर रहे हैं यहाँ पे शादाब चौहान। मुस्तफा का मतलब क्या होता है? चयनित, द चोजन वन। मुस्तफा की आपने सारी औलादों को, सारी उनकी पूरी पीढ़ियों को, नस्लों को तो आपने इस्लामिक स्टेट के नाम पे नाश कर दिया। आपने खलीफा सिस्टम बैठाने के लिए, पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, इस्लाम की एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस्लाम नहीं रह गई है, अब इस्लामिक स्टेट बन गई है। सारे संगठन उसमें काम कर रहे हैं। और तालिबान को जो प्रोटेक्ट करने वाले हमारे देश में बैठे हैं वो खतरनाक इसलिए अमीश क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हैं। वो लोग धर्म सत्ता संभाल रहे हैं, वो लोग राज सत्ता संभाल रहे हैं। मुसलमान यूथ को अब खड़े हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा बोला सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है इस देश में, इस्लाम को टॉलरेट नहीं किया गया इस देश में, उत्सव की तरह मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। अपने हीरो सुधार लीजिए। अब कसाब को प्रोटेक्ट करने के बजाय एपीजे कलाम का सम्मान करना सीखिए, ब्रिगेडियर उस्मान का सम्मान करना सीखिए, इब्राहिम गार्दी का सम्मान करना सीखिए, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करना सीखिए, अशफाकुल्लाह खान का सम्मान करना सीखिए। कौन मना करता है आपको कि आप मुसलमानों को अपना आइडियोलॉग मत बनाइए, लेकिन ढंग के मुसलमानों को अपना आइडियोलॉग बनाइए। जमियात उलेमाए हिंद जैसे संगठन जो आपके सामने नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो खिलाफत मूवमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे भारत में, अंग्रेजों को भगा के खलीफा बैठाना चाहते थे भारत में। उनके आइडियोलॉग शाह वलीउल्लाह देलवी थे, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत में चिट्ठी लिखकर बुलाया था आक्रमण करने के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे थे हम उस कारण। थोड़ा सा इतिहास जान जाइए मेरे भाइयों। भारत भूमि नहीं है, भारत माता है। अगर गलती से कभी इस्लामिक स्टेट में जाके रहना पड़ गया तो जान के लाले पड़ जाएंगे। इस खुशकिस्मती तो रियलाइज हो रहा है, ये तो नसीरुद्दीन शाह को भी रियलाइज हो रहा है। 2018 में उन्होंने क्या बोला था और आज उनको रियलाइज हो रहा है कि बगल में एक इस्लामिक स्टेट बनी है या फिर तालिबान आया है। अफगानिस्तान की स्थिति जो हुई है वो हमारे सामने है। और एक चीज आपने, शादाब चौहान सुबुई जी की बात का जवाब दीजिएगा 40 सेकंड के अंदर, देन मैं शारा शाह अलीम की बात जा रहा हूं। शादाब चौहान। आमिर जी, जब सारे दुनिया की बात हो रही है लेकिन दिल्ली की एक कांस्टेबल साबिया सैफी की बात नहीं होती। हम बात कर रहे हैं किस देश में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे देश की बात आप करने तैयार नहीं। मैं सुधांशु जी से कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप इतिहास के जानकार हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मर्यादा पुरुष श्री राम का सम्मान करते हैं तो माता सीता रूपी महिलाओं को आज देश के अंदर आगे आ गए। चर्चा किस विषय पे हो रही है? भगवान राम और माता रूपी सीता पर कहां पे आ गए आप विषय पे रहिए ना। वध कीजिए श्री राम के रास्ते पर चलकर सरकार। एक सेकंड देखिए, एक तो हर चीज में श्री राम का नाम मत लीजिए। एक सेकंड, नहीं आपने उस दिन भी जैन मुनियों के बारे में बोला था। हर वक्तव्य में भगवान श्री राम का और माता सीता का नाम लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने वक्तव्य को रखिए, अपनी बात को सपोर्ट करिए, आपको जैसे करना है। आप ही तालिबान के चरणों में फूल डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे फूल? परिवार का मामला है। तालिबान के चरणों में काहे फूल डाल रहे थे आप? मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मेरा परिवार है। तालिबान के चरणों में फूल क्यों डाल रहे थे आप? और नसीरुद्दीन शाह आपको लग रहा है धमक के बोल रहे हैं बात, उनको धमकाया जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं। ओके, सुबुई खान जवाब, शादाब चौहान की बात का जवाब। सुबुई खान शादाब चौहान की बात का जवाब 30 सेकंड। सुबुई खान बोलिए। जी अमीश, देखिए ये लोग मुसलमान यूथ को विक्टिम कार्ड देकर उनको भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। यही माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड है। मैं बोलती हूँ मुसलमान युवाओं को क्रांति करनी चाहिए कि नहीं हम नंबर में माइनॉरिटी, हम भारत के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई बहन है। 30 करोड़ माइनॉरिटी नहीं होते हैं। 135 करोड़ लोगों में अगर 2 या 3 अपराध हो जाते हैं तो ये लोग मॉब लिंचिंग का नाम ले देते हैं। लेकिन पूरे विश्व में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है। लेकिन टेरर हैज नो रिलीजन,
पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट फेथ हो गए आप, तलवार की नोक पर इस्लाम फैला फैलाकर। लेकिन आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है आपकी नजर में। हर आतंकवादी मुसलमान पाया जाता है, लेकिन आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है आपकी नजर में। लेकिन 135 करोड़ लोगों में अगर 2 या 3 मुसलमान बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाता है तो भारत लिंचिस्तान हो जाता है आपकी नजर में। ये दोहरा चरित्र देश को दिखाना बंद करिए। दोहरा चरित्र देश को दिखाना बंद करिए शादाब चौहान। लेकिन इस्लाम के नाम आप पर गांधी जी के हत्यारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप राजीव जी की हत्या करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप सिखों की हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। दिल्ली के अंदर जो नंगा नाच हमारे सिख भाइयों के साथ हुआ, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। आप भारत के अंदर उनको आतंकवादी जिन्होंने इस देश के अंदर नफरत फैलाई, एक शब्द नहीं बोल सकते। आप बताइए सिखों का हत्यारे कौन थे? सिखों का कत्ल करने वाले आतंकी कौन थे? इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? राजीव गांधी के कातिल कौन थे? महात्मा गांधी के कातिल कौन थे? सिखों के कातिल लेकिन शहरा शाह हलीम और सुधांशु त्रिवेदी, शहरा शाह हलीम, इन्हीं लोगों ने नैरेटिव को फैलाया, इन्हीं लोगों ने माहौल को खराब किया कि देश में डर का माहौल है। इन्हीं लोगों ने नैरेटिव फैलाया कि सीए से एक कौम की सिटीजनशिप चली जाएगी, जो कि कुछ नहीं हुआ। इन्हीं लोगों ने तो फैलाया। आज नसीरुद्दीन शाह इनको भी आईना दिखा रहे हैं। आपके चचा जान आज इनको भी आईना दिखा रहे हैं कि देखिए झूठ के पैर नहीं होते। इन्हीं लोगों ने तालिबान का समर्थन किया, इन्हीं लोगों ने सीओ को गलत बताया, इन्हीं लोगों ने 3 तलाक के खिलाफ बोला, और आप देखिए इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़ा करने के प्रयास किया, जो तालिबान के वैश्वीपन का समर्थन कर रहे हैं। कह रही हूं कि कट्टर, देखिए पहली बात यह है कि बहुत कुछ कम एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो अपने व्यक्तिगत जो सोच रखे हैं सामने, और ये जो है पूरे कौम का ये व्यू पॉइंट नहीं है। मैं एक बात ये करूँ। दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ, कट्टरपंथी का विरोध करना, उनने तो किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन ये एक हर एक जो मानववादी विचारों के साथ जो समर्थन करता है, अगर वो देखेगा दिन दहाड़े कुछ लोग हैं कट्टरपंथी जो लिंचिंग कर रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार इंसान को उस बात को कंडेम करना चाहिए। उनने तो कभी ये नहीं बोला कि मैं हिंदुस्तान में रह के डर रहा हूँ या मैं डर चुका हूँ या इस तरह। उनने बोला मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों इस तरह की इंसिडेंट्स हो रही हैं। तो एक इंसान जब लॉजिकल है, जब वो प्रगतव एक सोच रखते हैं, और वो कट्टरपंथी चाहे वो किसी भी साइड हो, उसको कंडेम करें तो एक अच्छी बात है। तो वो पास्ट में जाकर के क्या हुआ, क्या बोले, गलत था, ठीक था, तो मैं ये नहीं मानूंगी। मैं कह रही हूँ उस टाइम भी वो सही थे, मैं तो वो बोल रहा हूँ वो लॉबी एक्सपोज हुई है। कट्टरपंथी इस देश में एक लॉबी है जो कि डर की दुकान को बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं कोट की जेब में लेके चलती है, और वो डर की दुकान को हर जगह खोल देते हैं। देखिए इंडिया इज गेटिंग वेरी इनसिक्योर, हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन एंड सिटिंग इन लुटियंस दिल्ली, साउथ बॉम्बे, किसी बैंगलोर में बैठ के इस तरह की बातें करना, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह की बातें करना। अब भारत चला है, बहुत स्थिति खराब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रोड हो, कुछ भी हो, औरंगजेब के नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए भी नसीरुद्दीन शाह, आपके चाचा जान ने जो मैसेज दिया है वो बड़ा स्ट्रांग दिया है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ऐसी सोच से फर्क पड़ता है। ये सोच इनकलकेट करती है, यानी समाज में जाती है, और ये समाज को खंडित करती है। इसी बात को हम लगातार कहते रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इस देश के अंदर तो वो भी दौर था जब शहजाद खान के पिताजी अजीत साहब को अपना नाम बदल के रहना पड़ता था। यूसुफ खान, दिलीप कुमार अब नहीं रहे, उनको अपने नाम बदल के रहना पड़ता था। इस दौर ने तो वो भी दौर देखा। इस देश ने वो दौर देखा है, और ये सत्य है। डर का माहौल था क्या तब? इन्होंने कहा कि एक सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि भाई एक खौफ लगता था, एक डर लगता था, तो बिल्कुल सही कहा। आजादी के बाद बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार और फनकार ऐसे हुए तमाम जिन्होंने हिंदू नाम से फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। दिलीप कुमार साहब थे, अजीत जी थे, मीना कुमारी, मधुबाला। ये क्यों था भाई? जो भी रीजन रहा हो, तो कहीं ना कहीं मन में या तो डर था या आशंका थी कि मुस्लिम नाम से मुझे इस देश में हमें पॉपुलैरिटी मिले न मिले। परंतु हकीकत क्या थी? नहीं, डर नहीं था। मैं पूरी बात कर दूं। प्रोड्यूसर एक नहीं कई थे जनाब, एक नहीं कई थे कलाकार। अब मैं आ रहा हूं, मगर हकीकत क्या थी कि इस देश की जनता ने कभी इस बात पे भेदभाव नहीं किया। अच्छा ठीक, इस देश की जनता ने कभी भेदभाव नहीं किया। आज बताइए 90 का दशक आते आते तो ये फिल्म इंडस्ट्री, खान इंडस्ट्री कहीं जाने लगी।
इस देश में एक से एक फनकार कलाकार हुए, चाहे उस्ताद अमजद अली खान रहे हो, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रहे हो, फहीउद्दीन डागर रहे हो, बड़े गुलाम अली रहे हो, जाकिर हुसैन रहे हो, और एक से एक बड़े बड़े शायर, चाहे कैफी आजमी हो या मजरू सुल्तानपुरी हो, मैं उसके डिटेल में सब में नहीं जाना चाहता, चाहे जोश मलियाबादी हो, अकबर इलाहाबादी। मैं पूछना चाहता हूं, ये भारत के बाहर जो चले गए, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, कोई शायर हुआ, कोई फनकार हो तो बताइए जिसका इंटरनेशनल फेम का हो। आज अगर बॉलीवुड में हमारे यहां के जो मुस्लिम कलाकार हैं वो दुनिया में हीरो हैं, अरे किसी मुस्लिम देश का कलाकार बताइए जिसके लोग यहां फैन होते हो। ये सारी क्रिएटिविटी खत्म क्यों हो जाती है जैसे उस विचारधारा में जाते हैं? पूरे आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, हमारे यहां क्यों पैदा होता है? हमारे यहां रफीक जकारिया क्यों पैदा होते हैं? ऐसे ऐसे राइटर पैदा होते हैं। तो ये हकीकत, इस बात को समझना चाहिए कि जिसको आप कहते हैं, एक सेंटेंस और कह दूं, जो सुबुई खान ने कहा था, शादाब चौहान साहब ईमानदारी से बात कह दीजिए, जो नजारा काबुल में दिखा ये मुस्लिम देशों में ही क्यों नजर आता है? कभी लीबिया में तो कभी सीरिया में, कभी इराक में तो कभी सोमालिया में। और इस समय देश ने कोरोना की ये, दुनिया ने कोरोना की ये महामारी झेली। एक वाक्य शहजाद साहब, एक वाक्य पूरा कर दूं। एक वाक्य, ये बोलना दुनिया में ये बीमारी देखी, ये बताइए इस समय पूरी दुनिया में हर देश इसमें लगा था कि कोरोना की वैक्सीन कब मिले। 57 इस्लामिक कंट्री हैं, एक भी देश बताइए जिसमें फर्स्ट स्टेज ट्रायल भी हुआ हो, जबकि 1 दर्जन से अधिक इस्लामिक कंट्री ऐसे जिन पे पैसा बरस रहा है, मतलब पैसा फ्लडेड विद मनी, मगर एक में भी फर्स्ट स्टेज ट्रायल भी नहीं होता। और धमाके करने वालों में इतने, तो ईमानदारी तो ये है कि इस बात पे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जी शहजाद जी बोलिए, आप बताइए। आपने जितने देशों का नाम लिया सुधांशु जी, वो सारे देशों में अमेरिका गया था, आप समझ गए। इराक हो गया, सीरिया हो गई, अफगानिस्तान, जहां जहां अमेरिका जाता है मुस्लिम देशों में, वो वहां ऐसी तबाहियां करता है। वो अमेरिका का काम है और जो वो बाखूबी कर रहा है। और दूसरा सवाल मेरे फादर का जहां तक रहा, बहुत बार ये कहा गया है किसी डर और खौफ के मारे में मेरे फादर ने नहीं अपना नाम चेंज किया। उनके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि साहब हामिद अली खान बहुत बड़ा नाम है, इससे अच्छा आप इसको अजीत रख लीजिए। वो उनकी बात को मान लिए और के अमरनाथ साहब ने उनका नाम रखा, के अमरनाथ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अमरनाथ। और उस वक्त मेरे फादर का दौर शुरू हुआ था तो उन्होंने उनका नाम बदल दिया। तो किसी डर और खौफ के मारे मेरे फादर ने उनका नाम नहीं बदला। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, पर नाम किसी तो डर और हामिद खौफ की भी वजह हो से सकता था। मेरे ठीक है, फादर ठीक ने है, ओके, सुधांशु जी को मौका। हामिद अली खान नाम था उनका। सुधांशु जी जवाब। जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है जब उनकी डेथ हुई थी, तब मुझे टीवी पे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब उनकी डेथ हुई और टीवी पे उनका पूरा नाम बताया गया, तब मुझे पता चला कि उनका असली नाम यह था, वरना हम तो बचपन से उनको यही जानते रहे। अब शहजाद साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन दिया, उनकी बात का पूरा हम सम्मान करते हैं, परंतु उसी के साथ दिलीप कुमार साहब भी हैं, मीना कुमारी जी भी हैं, मधुबाला जी भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका उस जमाने में था। तो इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि डर या खौफ या ये आशंका कि मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी कि नहीं, जॉनी वॉकर, मगर आज जब इतनी स्वतंत्रता है सब तरफ से, तब यह बात आती है तो ये मन में शक पैदा करता है कि हकीकत कुछ और है और प्रोजेक्शन कुछ और किया जा रहा है इस देश की संस्कृति। और एक वाक्य और कह दूं, देखिए अभी एक बात कही गई, हकीकत तो अफगानिस्तान ने देख लिया, हम ब्रह्मास्त्र हमारे यहाँ कहा गया, तो इस्लाम में भी ये कहा गया अनल हक, यानी मैं ही अंदर हूं। हमारे यहां कहा गया भारत में कि अंदर की यात्रा करो, अंदर खुद को जीतो, दुनिया जीतो नहीं। और इसीलिए हमारे यहां सूफी शायर ऐसे हुए जिन्होंने, जानते क्या शब्द बोला, उन्होंने कहा कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, और खुद अपनी राह खोजने हम जल बगर हुए थे, इस राज को तो केवल मादूद जानते हैं। बस अफसोस ये है कि बजाय अंतर की यात्रा करके खुद को दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हम दुनिया वाले में पड़ गए, उस चक्कर में दुनिया में तबाही मचने लगी। शादाब समस्या ये है कि जब शादाब सवाल को सुनिए, शादाब समस्या यह है कि जब आप सीए का विरोध करते हैं बिना पढ़े बिना जाने और बोलते हैं देखिए इसमें एक धर्म के लोगों को सिटीजनशिप उनकी चली जाएगी, वो झूठ निकला, प्रपंच निकला। आज सीए को आए हुए कितना समय हो गया, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई, आप भारत के नागरिक है ना और रहेंगे आता उम्र तक, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, लेकिन झूठ बोला गया, प्रपंच बोला गया। इसके अलावा हर चीज में हिंदू मुसलमान का जहर घोल देना यह बहुत खतरनाक है। तालिबान के विषय के अंदर अब तालिबान के साथ इसलिए खड़े हो गए, वहां पे निजाम मुस्तफा है, अरे कोई भी हो वहां पर, गलत काम गलत है,
गलत काम के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है? आप ही मेरे कार्यक्रम में आके बोलते हैं हम स्वागत करते हैं इनका। किसका स्वागत कर रहे हैं आप? जो औरतों के साथ रेप कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं, किनका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? बताइए। बहुत ही संजीदगी से सुधांशु भाई का जवाब देना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अमेरिका का जिक्र आया, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का $3 ट्रिलियन पैसा, हमारा टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा अफगानिस्तान में बर्बाद करा दिया। उसको कौन टेक ओवर करेगा? अमेरिका से समझना पड़ेगा। अमेरिका तो भाग गया, दोस्त धोखा देकर भाग गया। उस पर हमारी पॉलिसी क्या है? जो हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी होगी हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोगों की अरे आप अपनी पॉलिसी की बात करिए। सरकार की फॉरेन पॉलिसी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है, तो दिखाई दे गई। जो विदेश मंत्री ने बोला वो सरकार की फॉरेन पॉलिसी है। आपको समझ में नहीं आ रही क्या? आपकी पॉलिसी क्या है? तालिबान का समर्थन करना। दोस्त अमेरिका कहां छोड़कर भाग गया? अब नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि अपने मजहब में रिफॉर्म। मैं ये सवाल मुसलमान से पूछना चाहता हूं, उसे अपने मजहब में रिफॉर्म, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों का वैश्वीपन? जवाब दीजिए इस बात का। नो रिफॉर्म नीडेड, नो रिफॉर्म नीडेड। ओके, सुबुई खान जवाब। इन्हें कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। ओके, We reject any suggestion. कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, को रिजेक्ट करते हैं। यही समस्या। ओके, शहजाद कुछ कह रहे थे। शहजाद खान रमेश, we want reformity. शहजाद खान बोलिए। हम रिफॉर्मिटी चाहते हैं। हम हमारे मजहब में रिफॉर्मिटी चाहते हैं। हम बारबेरिज्म नहीं चाहते। हम चाहते हैं सब प्यार मोहब्बत से रहे, सब एक समझ के, एक खानदान की तरह है। वी वांट रिफॉर्मिटी। यू वांट रिफॉर्मिटी, दैट्स द पॉइंट। ओके, शादाब चौहान 10 सेकंड। शादाब का ऑडियो खोलिए। शादाब, क्या कह रहे हैं आप? मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि वी डिडंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ यही तो समस्या है आप लोगों की। बिकॉज़ सुबुई खान 20 सेकंड। जी। अमीश, शादाब चौहान और इनके जैसे मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोगों को रिफॉर्म कभी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये मुसलमान बच्चे को एक भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको डरा के, विक्टिम बना के भारत से और दूसरे लोगों से तोड़ना चाहते हैं। जब वो डरेगा तभी उसको कट्टर यही तो पॉइंट है। ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान को समझिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। सुनील अग्रवाल पे गोली चलाई है, एक गोली उनके सर में मारी गई है जो उनकी मृत्यु की वजह है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर पर गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता कर रहे हैं, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में तेजी की खबरों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद महंगे पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? हालांकि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए बीजेपी ने यूपीए सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता दिया। लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वो हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। अभिनेत्री सायरा बानो को मुंबई में खार के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले बीपी बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। संजय राउत ने सामना अखबार के जरिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर हमला बोला था, जिस पर राणे और उनके बेटों ने काफी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तल्खी और बढ़ने की आशंका को देखते हुए संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। यूपी में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल रहे। पार्टी ने बताया कि वो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरह की यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही मंदिर में एंट्री दी गई।
डबल डोज का रिपोर्ट दिखाएंगे, वो एंट्री होता है। अगर नहीं हो तो एंटीजन टेस्ट वो जरूरी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उन्हें कोयला घोटाले के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रुजिरा ने कोरोना संकट में अपनी बच्ची की सुरक्षा की दलील दी और दिल्ली की बजाय कोलकाता में अपने घर पर ही पूछताछ करने की गुजारिश की। उनके धर्मपत्नी रुजिरा जी को भी बुलाया गया है, वो जाके सामना करे और उसका सवाल का जवाब दे। पुणे में अभिनेत्री पायल रोहतगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने आध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी प्रभुपाद के किए गए कामों को याद किया और उन पर सिक्का भी जारी किया। प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं पर अलीगढ़ में उनके घर पर कई लोग पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव का स्विमिंग पूल में तैराकी करने का एक वीडियो वायरल हो गया। वो निगम परिसर में बनाए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान वो कुछ नेताओं के साथ खुद ही तैराकी करने उतर गए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद वहां के नगर निगम बीएमसी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। जिन इमारतों में 5 या 5 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उन इमारतों को बीएमसी सील कर रही है। ऐसी अब तक 29 इमारतों को सील किया जा चुका है। मुंबई में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं जिसमें 5 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, उन्हें इसी तरीके से जो बैनर लगा के है वो सील कर दिया गया है। बताया गया कि कोरोना का खतरा बढ़ने के पीछे बड़ी वजह सार्वजनिक जगहों और बाजारों में जुटने वाली भीड़ है, जिस पर मुंबई की मेयर ने चिंता जताई और सख्त कार्रवाई की बात कही। वो पूरी बिल्डिंग सील होगी, अंदर से कोई बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। 4T का सूत्र हमारा चालू होगा। हरियाणा में करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया। कुछ दिनों पहले करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि इसमें उन्होंने उग्र प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ने का आदेश दिया था। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खाने पीने के सामान की एक दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 3 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। टीन पर एक होल्डर का तार लटका हुआ था, जिसकी वजह से उसमें करंट आया पूरी टीन में और अलग अलग परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। नंगे तार थे जो बिजली डिपार्टमेंट द्वारा गली के अंदर सप्लाई दी गई थी, उसका करंट उतरा। इस हादसे की जानकारी मिलने पर एडीएम वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें भी गुस्साए लोगों ने घेर लिया। इस बीच उन्होंने भरोसा दिया कि पीड़ितों के परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी। जांच कराई जा रही है, जितना संभव है इनकी मदद करने के लिए हम लोग रेडी हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली से फिट इंडिया क्विज अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए छात्र एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें खेल से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे और खेल से जुड़े कुछ कर्तव्य भी करने को कहा जाएगा। इसका मकसद यह है कि छात्र फिट रहें और उन्हें खेलों से जुड़ी जानकारी भी मिले। मेजबान बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम 60 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जो कि T20 में उसका सबसे कम स्कोर रहा। इसके बाद बांग्लादेश की टीम ने 15 ओवरों में 61 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यूपी सरकार ने कुछ जिलों में फैले खतरनाक बुखार पर निर्देश जारी किए। इनमें साफ किया गया कि 7 से 16 सितंबर तक राज्य भर में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पीड़ितों के लक्षण की जांच करेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर विवाद हो गया। एक दिन पहले उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था। दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंज प्यारे हैं जो 5 लोग, तो उनसे राय परामर्श करूं। जिसके बाद अकाली दल और बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि रावत के बयान से सिख समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं हरीश रावत जी अपने इस बयान पर अफसोस जताएंगे। बात संवेदनशील थी, लिहाजा विवाद बढ़ने पर हरीश रावत ने अपने बयान पर माफी मांगने में देर नहीं की।
मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। कश्मीर जोन की पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक अफवाह को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान के तालिबान पर कब्जे के बीच ये अफवाह उड़ी कि कश्मीर के 60 युवा गायब हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात को पूरी तरह फर्जी करार दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद पुलिस ने 7 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग एक गेम ऐप के नाम पर लोगों को झांसा देते थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस केस की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कर्नाटक के कोलार में एक कॉलेज के 32 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया कि ये सभी छात्र हाल ही में केरल से लौटे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुछ लोगों को मकानों की चाबी सौंपी। ये मकान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से गांव में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी एक डिलीवरी बॉय और उसके 2 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील अग्रवाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का आरोप खाने की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के डिलीवरी बॉय पर लगा। यहाँ पे 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने सुनील अग्रवाल पे गोली चलाई है। एक गोली उनके सर में मारी गई है जो उनकी मृत्यु की वजह है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर पर गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता कर रहे हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में तेजी की खबरों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद महंगे पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? हालांकि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए बीजेपी ने यूपीए सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता दिया। लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वो हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। अभिनेत्री सायरा बानो को मुंबई में खार के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले बीपी बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। संजय राउत ने सामना अखबार के जरिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर हमला बोला था, जिस पर राणे और उनके बेटों ने काफी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तल्खी और बढ़ने की आशंका को देखते हुए संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। यूपी में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल रहे। पार्टी ने बताया कि वो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरह की यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही मंदिर में एंट्री दी गई। डबल डोज का रिपोर्ट दिखाएंगे, वो एंट्री होता है। अगर नहीं हो तो एंटीजन टेस्ट वो जरूरी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उन्हें कोयला घोटाले के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रुजिरा ने कोरोना संकट में अपनी बच्ची की सुरक्षा की दलील दी और दिल्ली की बजाय कोलकाता में अपने घर पर ही पूछताछ करने की गुजारिश की। उनके धर्मपत्नी रुजिरा जी को भी बुलाया गया है, वो जाके सामना करे और उसका सवाल का जवाब दे। पुणे में अभिनेत्री पायल रोहतगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने आध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी प्रभुपाद के किए गए कामों को याद किया और उन पर सिक्का भी जारी किया। प्रभुपाद
की चोट पर मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। काबुल में तालिबान के आतंकी रोड शो का क्या है मकसद? पंजशीर में घुसते ही तालिबान